हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 8 के लिए आधुनिक भारत की पुस्तक, जिसका पहला पाठ है आधुनिक काल में भारत, उसके भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 2 यानी कि वीडियो भाग 2। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, और आज हम जानेंगे कि आधुनिक भारत का भौगोलिक भूभाग कैसा है और इतिहास की अवधियाँ कैसे तय की जाती है तथा औपनिवेशीकरण क्या होता है इत्यादि। तो आइए पढ़ते हैं। आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके उत्तर में आप यहाँ एक भारत का मानचित्र देखें। इसके उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। इसके दक्षिण में हिंद महासागर लहराता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भारत का क्षेत्रफल भी लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर का है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर का है। और जनसंख्या के हिसाब से भी भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे तय की जाती है अवधियाँ, यानी समय को कैसे तय किया जाता है। इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों में घटनाएं दर्ज होती हैं, और इन कालखंडों के निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है कि कैसे इनको बांटा जाए। इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने से हमें उसके केंद्रीय तत्व को समझने में मदद मिलती है, और इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति या लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, और इनमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारियाँ भी मिलती हैं। जैसे कि स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार हुए जेम्स मिल। उनका मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पीछे हैं, और उनकी धारणा थी कि भारत में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो उसके पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम शासकों के शासन कायम थे, यानी उनका शासन था यहाँ पर। तो समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। और मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता था, और इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, यूरोप की कला, यूरोप के संस्थान और कानूनों को लागू कर दिया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाना चाहिए, ताकि भारत की जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेज़ों की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह मिल का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था। इतिहास लेखन की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है, और ब्रिटिश शासन के पहले मिल का मानना था कि भारत में अंधकार युग था, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं था। भारतीय सभ्यता भी विकसित थी, यहाँ की शिक्षा कला भी विकसित थी। और क्या आपको लगता है कि मिल की इस धारणा को हम सहज तरीके से स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। क्या इतिहास के किसी युग को भी धार्मिक आधार पर हिंदू या मुसलमान दौर के रूप में बताया जा सकता है? क्या हिंदू दौर में मुस्लिम शासकों का और मुस्लिम दौर में हिंदू शासकों का भारत पर कहीं भी शासन नहीं था? क्या इन दौरों में कई धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करना गलत है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन काल में भारत में सभी शासकों का कभी भी एक धर्म नहीं रहा। किसी शासक ने सनातन धर्म को अपनाया, तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को, तो किसी ने महावीर जैन के बताए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। तो जेम्स मिल द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर, अलग रखकर बहुत से इतिहासकार
भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटते हैं और इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी ये पश्चिम की देन है, यानी यूरोपीय समाज की देन है। और पश्चिम समाज में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता के युग माना जाता है, जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास हो रहा था। और मध्यकालीन समाज के बारे में उनकी धारणा थी कि यहाँ पर इन विशेषताओं का घोर अभाव था। इन विशेषताओं अर्थात आधुनिक काल वाली तर्क और मुक्ति और समानता की विशेषताएं। तो क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इन अवधारणाओं को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति के एहसास का अभाव था। तो फिर ब्रिटिश किस तरीके से भारत के मध्यकाल को पिछड़ा समझते थे? साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था, यानी आधुनिक काल जिसे अंग्रेज समझ रहे थे और उन्होंने भारत पर अपना शासन स्थापित किया था, उस समय में भारतीयों के साथ भी समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो ज़्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के इस दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो हम देखेंगे कि ये औपनिवेशिक युग या औपनिवेशिकता क्या है। इस पाठ्य पुस्तक में हम भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतारकर यहाँ शासन पर कब्जा जमाया। अंग्रेज तो भारत में ऐसे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने कूटनीति के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अपने सारे खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने हमारे देश में ही राजस्व की वसूली की। अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को यहाँ वे सस्ती कीमत पर खरीदते और अपने देश में ले जाकर उसका पुनः कुछ निर्माण कर और वापस भारत में लाकर महंगे दामों पर बेचते थे। उन्होंने निर्यात के लिए व्यावसायिक और महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए यहाँ के किसानों को बाध्य किया कि नहीं, आपको अपनी ज़मीन के इतने हिस्से में यही फसल उपजानी ही होगी। तो हम इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव को जानने का प्रयास करेंगे, यानी अंग्रेजों द्वारा किए गए भारत पर औपनिवेशिकरण के प्रयासों से यहाँ क्या फ़र्क पड़ा, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीके में हुए परिवर्तनों को भी हम समझेंगे। तो जब एक देश दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के दौर से गुजरता है तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमज़ोर देश पर शासन करता है। तो ऐसे ही जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन हुआ तो उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन पैदा किए और यहाँ औपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया और एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारे ऊपर शासन किया। तो अब सोचिए कि क्या भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म का दौर कहना उचित होगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि नहीं, क्योंकि एक ही समय में हमारे देश के कुछ भाग पर मुस्लिम शासकों का अधिकार था तो किसी भाग पर हिंदू शासकों का, और उसी समय में जब अंग्रेज यहाँ आए तो धीरे धीरे उन्होंने भी यहाँ के कुछ भागों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम नीचे कुछ चित्रों के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई कॉलोनियों को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे भारतीय उन कॉलोनियों में रहने के लिए विवश थे और कुव्यवस्था के बीच मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत, मतलब आधुनिक काल में इतिहास को जानने के कौन कौन से
स्रोत हैं किनके द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन काम है और आज हमारी नज़र जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नज़र आती है। किले, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा जाना सबको रिकॉर्ड के रूप में लिख कर रख लिया। इतिहासकारों के लिए यह रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त कराने का एक सशक्त माध्यम है। यहाँ एक आप चित्र देखिए, 1920 के दशक में बना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये दृश्य है। अंग्रेज़ों का तर्क था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना और बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का आसानी से अध्ययन कर सकता था। इस कारण ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल के दौरान जितने भी कार्य किए उन सब को उन्होंने सिलसिलेवार लिखकर अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख लिया। अंग्रेज़ों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए और तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के अपने रिकॉर्ड रूम बनाए गए। जैसा कि बच्चों आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे कि स्कूल में आपके नामांकन के समय में आपका एक प्रोफाइल बना लिया जाता है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में आपका एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। ये सारी चीज़ें एक अभिलेख के तौर पर ही काम करती हैं। जब कभी हमें आपके बारे में कोई जानकारी चाहिए हम आपके रिकॉर्ड को वहीं से देख लेंगे। तो ऐसा ही अभिलेख उन्होंने बनवाया और विभिन्न दफ्तरों में सुरक्षित रखवाया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी स्थापित किए। 19वीं सदी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को भी हम आज भी सुरक्षित देख सकते हैं। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स को भी पढ़ा जा सकता है। बड़े अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी हम देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों की नकलें सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। जब छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो इनको देखकर लिखा जाता था और जो नकल उनकी करते थे उन्हें कहा जाता था खुशनवीस या सुलेख नवीस। ये बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखा करते थे और इस तकनीक की सहायता से सरकारी विभागों की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाकर रख ली जाती थी। जैसे आप किताब से देखकर अपनी कॉपी में सुलेख लिखते हैं या बोर्ड पर से देख के प्रश्न उत्तर को उतारते हैं, उसी तरह से वे खुशनवीस नकल करके उसकी प्रतियां बनाया करते थे। अब तो आधुनिक काल में इन रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत हो गई है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप में सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रख लिया जाता है। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार को वायसराय के निवास स्थान के नज़दीक ही बनाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि वहाँ पर उनके विभाग के सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे हुए थे। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों। इसे आप एक बार ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ और सुन लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सर्वेक्षण का प्रचलन, अधिकृत रिकॉर्ड्स और फिर उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।